आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों डिटर्मिनेंट में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ये लास्ट एक्सरसाइज है। 4.5 तक मैंने कंप्लीट करा दी है। जिन बच्चों ने नई वीडियो देखी है 4.5 तक तो वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पढ़िए, वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। बच्चों एप्लीकेशन क्या क्या मतलब होता है, पहले ये समझ लेते हैं क्या है एप्लीकेशन का मीन क्या है। बच्चों एप्लीकेशन का मीन है मतलब कि हम लोग जो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ के आए उसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं, वो उसका मतलब होता है एप्लीकेशन। किस क्या करना है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि कोई भी हम लोग को इक्वेशन दी जाएंगी, मान लो 2 वेरिएबल दिया जाए या फिर 3 वेरिएबल दिया जाए, तो उसको किस प्रकार से डिटर्मिनेंट की या मैट्रिक्स की सहायता से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा बच्चों, जैसे कोई इक्वेशन लिखी है 2x प्लस का 5y इक्वल टू 11 है ना, और एक लिखा है 7x प्लस का 3y इक्वल टू 5 जैसे मान लीजिए, और इसको सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू फाइंड करिए। तुम लोग फाइंड करते तो सॉल्व करने के 3 मेथड होते थे, याद होगा बच्चों, बहुत बच्चों को इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते थे, तो उसे सॉल्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जो सॉल्व करना है वो डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में 2 चीज़ें हम लोग को जाननी जरूरी है, एक है कंसिस्टेंट, एक है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करते हैं। पहले बात करते हैं कंसिस्टेंट की। कंसिस्टेंट सिस्टम बच्चों, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है बच्चों जब किसी भी दी गई इक्वेशन में कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, चाहे वो 1 सॉल्यूशन हो या फिर वो मैनी सॉल्यूशन हो, तो किस में आता है, कंसिस्टेंट में। याद करिए, अगर आपको हाई स्कूल में थोड़ा सा याद होगा तो a1x प्लस का b1y इक्वल टू मान लीजिए c1 लिखा है, और a2x प्लस का b2y इक्वल टू c2 लिखा है। तो 2 कंडीशन होती थी, a1 अपॉन में a2 अगर डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, या फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको बोलते थे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब होता था यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, और इसको बोलते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या होते थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो वो किस में आता है, कंसिस्टेंट में आता है बच्चों। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट क्या होता है बच्चों, जान लेते हैं। इनकंसिस्टेंट बच्चों सिस्टम होता है जब दी गई इक्वेशंस के बच्चों कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते, मतलब कि वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उसे बोलते हैं क्या, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बच्चों। तो इस चैप्टर में हम लोग बच्चों यही पढ़ने वाले हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेकिन जो सॉल्व करेंगे वो कंसिस्टेंट वाले करेंगे जो कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इनकंसिस्टेंट में तो सॉल्व करना ही नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट में जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उनको भी हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्व हम लोग को सिर्फ यूनिक वाले करने हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, इस चैप्टर में हम लोग को बस यही पढ़ना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। जब आप कभी आपको बच्चों इक्वेशन दी जाएंगी, मान लीजिए 2 वेरिएबल दी जाएंगी या तो फिर 3 वेरिएबल, तो एक 3 वेरिएबल में हमने मान लेते हैं, चलिए a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल टू में d1, फिर सिमिलरली a2x प्लस का b2y प्लस का c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस का b3y प्लस का c3z इक्वल टू d3। अब मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो इस सबके कॉफिशिएंट हैं, एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट हैं, उनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको लिख लीजिए बच्चों। वेरिएबल्स क्या क्या है, यहाँ पे x है, y है और z है, और जो लास्ट में बचते हैं कांस्टेंट टर्म्स उनको यहाँ पे लिख लीजिए। कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, d1 d2 और इसको d3। समझ में आया पहले स्टेप बच्चों? फर्स्ट स्टेप में करना क्या है आपको, जितने भी x के कॉफिशिएंट, y के कॉफिशिएंट और z के कॉफिशिएंट है,
कॉफिशिएंट समझ रहे हैं, जैसे एक्स क्या है यहाँ पे a1 तो a1, y क्या है b1 तो b1 c1, इसी प्रकार सबके बच्चों एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, फिर वेरिएबल को लिख लीजिए और फिर कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे लिख लीजिए। तो फिर अब करेंगे क्या, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको हमने a मान लिया, क्या मान लिया, इसको हमने a मान लिया, कैपिटल मैट्रिक्स a दे दी, इसको वेरिएबल है तो इसको x बोल दिया और इक्वल टू में इसको क्या मान लिया मैंने, b मान लिया, मतलब ये जो कांस्टेंट है b मान लिया। मैट्रिक्स है तीनों ही, बस ये हम लोग को गिवन है, ये वेरिएबल्स में और ये हम लोग को कांस्टेंट में दे रखा है। हमें निकालना क्या है, इसको निकालना है। अगर आपको इसको निकालना है x को, तो आपको a को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो a को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a इनवर्स का इंटू कर देंगे, a इनवर्स। बच्चों मैट्रिक्स है, ये नहीं कि आप ये नीचे भेज देंगे अपॉन में, ये ना करना, ये मैट्रिक्स है तो ये थोड़ा ध्यान देना। a इनवर्स से इंटू कर रहे हैं, a इनवर्स b, a इनवर्स a क्या हो जाएगा बच्चों, i हो जाएगा, i इंटू एक्स, मालूम होगा बता चुके हैं। और x इंटू आई करें तो x ही आएगा बच्चों, तो यहाँ पे x इक्वल टू a इनवर्स b, यही क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। समझाया बच्चों। तो x निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा और फिर a इनवर्स का b में इंटू करना पड़ेगा। एक बात गौर करना, a इनवर्स इंटू b करना, अगर b इंटू a इनवर्स कर दिया ना तो पहले तो इंटू होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा बच्चों। यहाँ पे b इंटू a इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, आप चाहे तो करके देख लेना। a इनवर्स b ही पॉसिबल होगा क्योंकि a इनवर्स कहाँ पे आया बच्चों, आगे आया, तो आगे से ही इंटू a इनवर्स का b में हो पाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आप b इंटू a इनवर्स करेंगे पहले तो इंटू होगा ही नहीं, अगर इंटू हो भी गया तो फिर वो आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि a इनवर्स जो a इनवर्स b होता है वो डज नॉट इक्वल टू होता है b a इनवर्स, ठीक है। ये बताया था मैंने कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो a इनवर्स b होगा, राइट है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। तो फॉर्मूला क्या बना, x इक्वल टू a इनवर्स b, पहले इसके फॉर्म में लिखेंगे, फिर जब इसके फॉर्म में लिख लेंगे तो इनवर्स फाइंड करेंगे, इनवर्स से इसका इनटू कर लेंगे और फिर कंपेयरिंग करके x y z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब जान लेते हैं बच्चों कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, ये भी जानना हम लोग को जरूरी है। तो चलिए इतना नोट करने के बाद जानते हैं कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा बच्चों। चलिए बच्चों अब दे लेते हैं कोई भी इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको एक ए जो मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, है ना, ए मैट्रिक्स जो आप बना लेंगे तो उसका आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए। और डिटर्मिनेंट ए जो है डज नॉट अगर इक्वल टू जीरो आ गया बच्चों, ये केस फर्स्ट है, ठीक है, केस फर्स्ट मतलब पहला केस है कि अगर ऐसा हुआ डिटर्मिनेंट ए क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या होगा बच्चों बताइए, इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। दैट मीन्स वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे बच्चों, वन सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और केवल एक सॉल्यूशन होगा। केस टू बच्चों, केस टू में अगर डिटर्मिनेंट ए मान लीजिए जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है, सॉरी केस टू में आते बच्चों, अब मान लेते हैं डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, जीरो आ गया, कितना आ गया बच्चों, जीरो। तो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ गई तो आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसका जो बी है, बी समझ रहे, याद करिए, जो बी कांस्टेंट टर्म थे उसमें इंटू करिए और एडजॉइंट ए का इंटू बी के में करने पर अगर जीरो नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं आया बच्चों तो देन इट इज इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा बच्चों, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब यहां पर नो सॉल्यूशन होगा बच्चों। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ए का बी में इंटू करने पर इक्वल टू में जीरो आ गया बच्चों। एडजॉइंट ए का अगर आपने बी में इंटू किया बच्चों और मान लीजिए कितना आ गया, जीरो, देन ऊपर बच्चों देन इट इज कंसिस्टेंट। क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट।
ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन बच्चों, समझ लीजिए ध्यान से, भी क्वेश्चन लगवाएंगे तो और अच्छे से आ जाएगा बच्चों। तो इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। ये ओ बना है, ओ का मतलब जीरो मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू जीरो आया तो इसका मतलब है कि इनकंसिस्टेंट होगा, और इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ए इंटू बी करने पर जीरो आ गया मान लीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट ही कहलाएगा, बट मैनी सॉल्यूशन, वहां पे क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं 4.6, ठीक है। 4.5 तो कंप्लीट हो जाइए, कंप्लीट हो गई हम लोग की। अब 4.6 पे चलते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं नंबर 1 से, ठीक है। 4.6 के लिखा है बच्चों फर्स्ट में, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1 to 6। 1 से लेके 6 तक बच्चों हम लोग को चेक करना है कंसिस्टेंसी, मतलब कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों, x प्लस 2y इक्वल टू 2 और 2x प्लस का 3y इक्वल टू 3। तो पहले आप a लिखिए बच्चों, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए। क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1, कुछ नहीं 1 मानेंगे। y का क्या है 2, x का क्या है 2, y का कितना है 3। अब डिटर्मिनेंट a निकालिए, क्रॉस करिए, 3 1 जा 3 तो 2 जा 4, तो कितना आया -1, दैट मीन डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, कंसिस्टेंट, ये क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट है। दूसरा देखिए बच्चों, इसी में दूसरा आप लोग कर लेंगे, लेकिन चलिए से कर देते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो a इक्वल टू बोल दीजिए बच्चों, मैट्रिक्स क्या होगा, x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का -1, x का 1, y का 1। डिटर्मिनेंट a निकाल लीजिए, 2 1 जा 2, बीच में क्या होगा -1 1 जा 1, माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, डज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। समझ में आ रहा होगी बच्चों। 2 -1 1 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, तो ये प्लस का 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देते हैं यहाँ पे। x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस का 6y इज इक्वल टू 8। तो a इक्वल टू बता दीजिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, 1 3 2 6। चलिए डिटर्मिनेंट a निकालिए, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, दैट मीन्स 0। अब 0 आ गया तो फिर मैंने कहा था एडजॉइंट निकाल लीजिए। फिर एडजॉइंट a डायरेक्ट निकाल दे बच्चों, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पर 6 और यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 3 रहेगा, लेकिन ये -3 और ये -2। और अब एडजॉइंट a का b में इंटू करिए बच्चों। चलिए b में इंटू करिए बच्चों, तो 6 -3 -2 1 और यहाँ पे क्या है 5 और 8। चलिए बच्चों देखिए ध्यान से, 6 5 जा 30, 3 8 जा माइनस का 24। ठीक है, 6 5 जा 30 और 3 8 जा माइनस का 24। यहाँ 2 5 जा -10 और 1 8 जा 8। तो 30 में 24 गया बच्चों, कितना बचेगा 6 और ये माइनस का 2, ये तो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया बच्चों, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट यहाँ पे मतलब कि नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। और अगर यहाँ पे 0 आ जाता 0 0 तो क्या होता, कंसिस्टेंट होता, मैनी सॉल्यूशन होता बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने 3 क्वेश्चन बच्चों कर दिए हैं आपके लिए। अब आप लोग का होमवर्क है कि 4 5 6 ये 3x3 के लिए करना बच्चों। जब नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, 4 से ही बताऊंगा। चलिए, लेकिन यहाँ तक पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए बच्चों। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, और मैं कल 4 से बताऊंगा। ठीक है बच्चों।